हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। हमने प्रिलिम प्राइम वीडियोस नाम की एक नई सीरीज शुरू की है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हम सारे प्रिलिम्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर रहे हैं काफ़ी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। राइट, तो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे जो जुलाई 2019 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के एक्ट को। अभी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दे दिया है और वो एक्ट बन चुका है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। अब ये न्यूज़ में इसी वजह से था कि अब ये एक्ट बन गया है और यहाँ पे अमेंडमेंट्स क्यों प्रपोज की थी, तो एनएचआरसी दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मोर इंक्लूसिव और एफिशिएंट बनाना था उसके फंक्शनिंग में। ठीक है, तो अब पेरिस प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड ये अमेंडमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि पेरिस प्रिंसिपल क्या है। तो पेरिस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था 1993 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो फिर पेरिस प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। काफ़ी आसान है, ये सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो उनको देख के कभी कभी डर लग सकता है, पर कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे अब ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन को किस तरह से इंक्लूसिव होना चाहिए। अब कोई कंप्लेंट कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट लीजिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कीजिए, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मीडिएट करने की कोशिश कीजिए। यही सारी चीज़ें इन पेरिस प्रिंसिपल्स में लिखी गई है। यहाँ पे जैसे आप लिखा गया है आप देख सकते हैं, प्रमोट ह्यूमन राइट्स थ्रू एजुकेशन, आउटरीच, मीडिया, पब्लिकेशंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हम इसे मेंस में यूज़ कर सकते हैं और यूपीएससी ऐसे के ऐसे सेंटेंसेस हमें क्वेश्चन में एज अ ऑप्शन दे देगा। तो हमें बस वो रिकॉग्नाइज करना होता है कि अच्छा ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बनता है, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऑलराइट, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि ये जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो इसने इंडिया को ए स्टेटस नहीं दिया था 2017 में, फिर उसको वापस उन्होंने दे दिया था 2018 में। तो ए स्टेटस मतलब कि इंडिया ने पेरिस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट्स नहीं किए या फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके हिसाब से नहीं चलती है, यही प्रॉब्लम थी। तो अब इंडिया ने अमेंडमेंट प्रपोज कर दी है, अब वो तो एक्ट भी बन चुका है, तो फिर अब वो इशू नहीं रहा। ठीक है, तो फिर अब ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन को पहले इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल टू बी कि हमें ये पूरा का पूरा लर्न करना है और ऐसे कैसे प्रीलिम्स में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, हमारे लिए अमेंडमेंट्स ज़रूरी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कंट्री में ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि हमारे कंट्री में ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, 1993 में बनी थी और स्टैट्यूटरी है, 1993 में बनी थी और स्टैट्यूटरी है, ऐसे कर करके आप इसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का काम क्या है। तो अगेन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस जो होती है, अब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर सके, एक्सचेंज कर सके एक दूसरे की आइडियाज़। तो बस ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमें अब ये देखना ज़रूरी है कि अमेंडमेंट्स क्या लाए गए हैं, है ना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले ली, पर अमेंडमेंट्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कंपोजिशन क्या होता है। तो पहले चेयरमैन ऑफ द एनएचआरसी इज अ पर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यही चेयरमैन रहेंगे, ऐसे पहले प्रोविज़न थी। और अब यहाँ पे उसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया है, जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी एक छोटा पॉइंट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मतलब चेयरमैन बन सकते हैं, पर ऐसे नहीं है कि उनके अलावा कोई और नहीं बन सकता। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकते हैं, एंड माइंड यू कि वो
रिटायर्ड है, ठीक है, हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो फिर अब सेकेंड चेंज क्या लाया गया है, 2 पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स। अब इसे चेंज करके 3 मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा और उसमें से एटलीस्ट एक वुमेन होगी, ठीक है। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़रूरी माना गया है, तो उसके वजह से अब हमने धीरे धीरे चेंजेस करने के लिए शुरुआत की है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा जिसमें से एक मेंबर फीमेल होगी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सारे मेंबर्स होंगे NHRC के। अब जो चेयरमैन होते हैं इन सारी बॉडीज़ के, ये मेंबर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में। तो अब यहाँ पे एक हल्का सा चेंज लाया गया है, वो क्या है, तो फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन होंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के होंगे, प्लस चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, इंक्लूसिवनेस का बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आप इसे मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि अब से ये सारे मेंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो अभी स्टेट की बात की गई है, तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चेयरमैन बनेंगे। ऐसे पहले की प्रोविजन थी, 2006 में एक्चुअली पहले भी अमेंडमेंट किया गया था, तो अब इसमें चेंजेस लाए गए हैं। तो अब यहाँ पे चेंज क्या किया है, अगेन सेम एज सुप्रीम कोर्ट, जो सेंट्रल में चेंजेस हुए हैं सेंट्रल कमीशन में, वो अब स्टेट में भी होंगे। तो एक तो चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, ये सर्व करेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस की बात की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, सिर्फ चेयरपर्सन नहीं, मेंबर्स भी ऑफ बोथ National Human Rights Commission and State Human Rights Commission will hold office for 5 years or 70 years of age, whichever is earlier. तो अब 5 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले आएगा उतनी उनकी टर्म होगी। मतलब अगर उन्होंने 4 साल सर्व किया है बट नाउ ही इज़ ऑफ एज 70, तो ही विल रिटायर, और शी, आई एम सॉरी। तो फिर यहाँ पे अब चेंज क्या लाया गया है कि जो 5 इयर्स की टर्म थी उसको रिड्यूस करके 3 इयर्स किया गया है, ठीक है, 3 इयर्स और द एज ऑफ 70 इयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये ज़रूर ध्यान देना आप, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आ जाएगा कि 5 इयर्स और 70 इयर्स, तो हम टिक कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ये तो सही है, बट नहीं, अभी चेंज हो चुका है, 3 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। एक्ट, अब ये तीसरी अमेंडमेंट है, तो एक्ट अलाउज for the reappointment of members of NHRC और HSRC for a period of 5 years। अब ये जो प्रोविजन थी इसे रिमूव कर दिया गया है, रीअपॉइंटमेंट के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो ये प्रोविजन हटा दी गई है। प्लस अब जैसे आप सबको पता होगा कि हाई कोर्ट्स जो होते हैं, अब जैसे यूनियन टेरिटरीज होंगी, तो फिर अगर आपके बाजू में कोई बड़ी स्टेट है, अब जैसे महाराष्ट्र गोवा एक कोर्ट शेयर करता है, हाई कोर्ट, ठीक है, गोवा के लिए अलग से हाई कोर्ट नहीं है, वैसे ही ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी बात की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फर ऑन अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फंक्शनिंग बीइंग डिस्चार्ज बाय यूनियन टेरिटरीज। तो फिर किसी यूनियन टेरिटरी को कोई स्टेट हेल्प करेगी, उनके यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स है वो स्टेट देखेगी, और यहाँ पे इन केस ऑफ दिल्ली इट विल बी डेल्ट बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।